हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2.5 में आपका स्वागत है। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करें, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ठीक। अब इस पॉइंट को आइए हम एक चित्र के द्वारा या वैकल्पिक चित्र के द्वारा समझते हैं। तो साथ साथ आप फिगर बनाते चलें। ये मैं कंटेनर लिया, ठीक, और एक कंटेनर और यहाँ हम ले रहे हैं जो सॉल्यूशन बनने के बाद होगा, ठीक। ध्यान से देखें, क्लोज वेजल होना चाहिए, ठीक। अब इसमें हम क्या किए हैं, प्योर सॉल्वेंट लिए हैं। प्योर सॉल्वेंट हमारा आपका क्या है, वाटर, ठीक, वाटर है, ये वाटर है, ठीक, जिससे हम क्या लेंगे यहाँ प्योर सॉल्वेंट के रूप में। अब ध्यान दें, सभी लिक्विड या लिक्विड की टेंडेंसी ये होती है कि वो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने के बाद एक स्टेट इक्विलिब्रियम आती है। इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, ये वेपर जो बनते हैं, लिक्विड के जो वेपर बनते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, इसी वेपर पर फोर्स लगाते हैं, ठीक। उस फोर्स को मैं सपोज करो यहाँ P01 नाम दे रहा हूँ, P01। उसके बाद क्या किया, मैं इसमें एक सॉलिड कंपोनेंट डाल दिया। सॉलिड क्या, NaCl, ठीक। अब जैसे सॉलिड NaCl लेंगे, उसके बाद होता क्या है कि एक सॉल्यूशन तैयार होगा। कुछ तो NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के साथ, कुछ NaCl क्या करते हैं, ये एक लेयर बना देते हैं इसके ऊपर, मतलब वाटर की सतह के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। तो इस लिक्विड की वेपर होने की जो टेंडेंसी होती है थोड़ा घट जाती है, ठीक। यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कम अमाउंट में वेपराइज हो पाते हैं। अब आप ध्यान दें, सोचे बताएं कि इनसे इनकी तुलना में जो वेपर होने की टेंडेंसी है, आप सोच के बताएं कि कौन ज्यादा वेपर बना रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेपर क्या हो रहा है, ज्यादा, सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा होगा। कारण क्या है, जैसे हम NaCl मिलाते हैं कि वाटर के लेयर के ऊपर एक परत बन जाती है। इस परत के कारण यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल जो शेष बचे होते हैं वो कम मात्रा में वेपर बना पाते हैं। और सॉल्यूशन के वाष्प दाब को हम डिनोट करते हैं P1 के द्वारा। तो कंडीशन हमारी आपकी ये बन रही है, हम आप लिख सकते हैं कि P1 नॉट मोर देन P1, ठीक। P1 नॉट देन मोर देन क्या हो जाए, P1। ये आपका क्या है कि P01 इज इक्वल टू क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट। इसी पॉइंट को हम आप ऐसे लिख सकते हैं, P नॉट मोर देन क्या, PS। अलग अलग बुकें हैं, कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से समझें, किसी लिक्विड का या कोई लिक्विड जब वेपर में जाता है, इक्विलिब्रियम में आने पर क्या करता है, यही लिक्विड या सॉल्वेंट एटमॉस्फेयर पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक। जब इसमें हम कोई सॉलिड मिला देते हैं तब होता क्या है कि सपोज करें आप NaCl मिला दिए। अब क्या करें, इसी वाटर लेयर के ऊपर एक परत बनाएगा, जिससे वाटर सॉल्वेंट कम अमाउंट में वेपर में जाएगा। जब वेपर कम बनेगा तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। सैद्धांतिक रूप से क्या मिला, जब ये शुद्ध विलायक में कोई ठोस पदार्थ ब्रेकर में NaCl को मिलाया जाता है तो विलायक की तुलना में विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। लिखें आप, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ, ब्रैकेट में लिखें NaCl, को मिलाया जाता है तो विलायक की
तुलना में विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, अब ये फिगर ऐसे आप वैकल्पिक रूप से लिख लीजिए, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ठीक, केवल आपको समझाने के लिए मैं ये फिगर लिया हूं। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं, इसी के अंतर्गत रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो यहाँ साइड में लिखेंगे रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, या इसी पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ पी नॉट 1 माइनस पी 1 बाई पी नॉट 1। अब आप यहाँ से डिफाइन को आसानी से कर सकते हैं। ये पी नॉट माइनस पी एस क्या बोलता है, पी नॉट माइनस पी एस क्या बोलेगा, वाष्प दाब का अवनमन, और पी नॉट क्या है, ये पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इन्हीं का रेशियो जो होता है वही लवरिंग ऑफ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। हम बोल सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। फिर से ध्यान दें, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, ये पॉइंट ऐसे आप नोट करें। अब इसके बाद इसी के अंतर्गत ये ला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में कई बार इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो पॉइंट हम आपको आगे पढ़ाने चल रहा हूँ, हेडिंग का नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। ठीक, प्यारे बच्चों, जहां बातें ना समझ में आए वहां तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका आंसर हम आपको कम समय में देने का प्रयास करेंगे। ठीक, कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। तो आइए हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ का पहले मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब देखें मैथमेटिकल फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है एन बाई एन प्लस कैपिटल एन। ध्यान दें, यदि हमारा एन बहुत छोटा हो जाए कैपिटल एन की तुलना में, तब हम आप क्या लिख सकते हैं, कंपैरिजन में अगर ये बहुत कम हो जाए लिखा जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। इसी पॉइंट को हम आप दर्शा सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, या पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर लिखा जा सकता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है जिनके द्वारा हम आप सवाल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब राउल्ट्स लॉ का जो टर्मोलॉजी का पद है वो क्या होगा, आइए हम आप इसी से समझते हैं। ये पूरा बताता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये बताता है विलेय का मोल प्रभाज। हम आप बताओ क्या बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही राउल्ट्स लॉ बोलता है। ठीक,
ये पॉइंट आप नोट करें। इसके बाद आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम आप कुछ 2-4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए आप, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज के अणुभार की गणना करें। ठीक, अब सॉल्यूशन हमें आपको इसका निकालना है। ये प्रैक्टिकली पॉइंट है ना कि मोटर मास डायरेक्टली 180 आ जाए तो हम सही मानेंगे। ठीक, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट करने के बाद हम आप बता पाएंगे। स्मॉल डब्ल्यू हो गया 18 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हो गया आपका 100 ग्राम, स्मॉल यम हमें आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कैपिटल यम लिख दें 18। उसके बाद यहाँ से पी नॉट जो दे रहा है वो 17.53 mm दे रहा है। ठीक, और पीएस जो दे रहा है वो 17.22 mm है। ठीक, इसके बाद हमें आपको ज्ञात क्या करना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू व्हाट, हम आप जानते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या फार्मूला है, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। अब यहाँ से थोड़ा इंटरचेंज करें, स्मॉल एम बराबर आएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे पी नॉट, ठीक, गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे पी नॉट माइनस पीएस। अब यहाँ से m बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 18, पी नॉट कितना है 17.53, m 18 हो जाएगा बटे ये कितना है 100 ग्राम, यहाँ 17.53 माइनस 17.22, हम आप मैथमेटिकल रूप से अगर हल करेंगे आ जाएगी 183। कितना आएगा 83। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें हम आप क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक, ये नोट करें। इसके बाद अगले पॉइंट चलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगली पॉइंट आती है थर्ड पॉइंट, जिन्हें हम आप बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब इस पॉइंट को समझने से पहले अभी हम आपको एक वैकल्पिक चित्र बताने वाला हूं, जिसके द्वारा इस पॉइंट का मैथमेटिकल जो भी पार्ट है या डेफिनेशन जो भी होगी या टर्मोलॉजी जो भी होगा आसानी से हम आप क्या करेंगे समझ लेंगे। सपोज करें कि यह स्टेज जो मैं लिख रहा हूं यह हमारा है ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब। ये है ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब। ठीक, ध्यान देंगे पॉइंट को। अब क्या करेंगे, यहां मान लें हमारे आपके पास कोई क्या रखा हुआ है, शुद्ध विलायक। ठीक, अब बताएं ठोस प्रावस्था का दाब वाष्प दाब। अब ये शुद्ध विलायक तभी कन्वर्ट होगा ठोस प्रावस्था में जब इसका मैं टेम्परेचर घटाऊंगा। जैसे वाटर को मुझे फ्रीज करना है तो फ्रीजर का टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर को मैं घटाता चला आऊंगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, ये शुद्ध विलायक जो है ठोस में क्या होगा बदल जाएगा, जिसे हम डिनोट करेंगे T0F के द्वारा। यह आपका होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का हिमांक। ठीक,
अब अगर मैं इसमें क्या किया, कोई सॉलिड पदार्थ मिला दिया, सपोज करें NaCl को मिला दिया, आप बताएं, आप सोच के, अगर मैं इसमें NaCl को मिला दूंगा तो वेपर बनने की डेंसिटी कम हो जाएगी, वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर लेंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन तैयार होगा, जब मैं NaCl को मिलाऊंगा, सॉल्यूशन में मिक्सचर रहेगा साल्ट और वाटर का, ध्यान देंगे ये। अब ये फर्दर क्या होगा, किसमें बदल जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर घटाएंगे, ये सॉल्यूशन जो है किसमें चला जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तब यहाँ हम बोलेंगे TF। ये हो गया विलेयर का वाष्प दाब का हिमांक, ये हो गया शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का हिमांक। ठीक, अब हम आप क्या बोल सकते हैं उसको समझिए। इससे कोई शुद्ध विलायक है, जब उसमें कोई क्या मिलाएंगे आप, ठोस पदार्थ, सपोज करें NaCl, तब वेपर बनने की दर जो होती है घट जाती है, पहले पढ़ चुके हैं, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। अगर वेपर कम बन रहा है तो वह कंपोनेंट कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। यहाँ हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या, T0F मोर देन क्या हो जाएगा, TF। IC का जो अंतर निकालेंगे, TF बराबर हो जाता है T0F माइनस TF। ठीक, अब ध्यान दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लें किसी शुद्ध विलायक में जितना हम सॉल्यूट मिलाते हैं वही इसकी क्या बन जाती है, मोलरिटी। ये पॉइंट हो जाएगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m के बराबर होगा, यही डेल्टा TF इज इक्वल टू KF हो जाएगा। KF जो हो जाएगा ये क्या होगा, हिमांक का अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। अगर KB आता है कहीं तो क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक हो जाता है। अब यम लिखेंगे, अब मोलरिटी हमें आपको पता ही है क्या, KF तो रहेगा स्मॉल w बटे कैपिटल M गुणे कैपिटल W गुणे 1000। ये तब करते हैं जब ये वाला फार्मूला किसमें होता है, ग्राफ में। ठीक, अब इसी चीज को हम ग्राफ पर एलाइट करने वाले हैं। वो ग्राफ में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर वर्सेस किसके बीच, प्रेशर के बीच। ध्यान दें, सपोज करें यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरा पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हमारा क्या रखा गया है, प्योर सॉल्वेंट। 60 लिख रहा हूं प्योर सॉल्वेंट, या इसी को मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट PS प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट तो है, जैसे मैं कुछ इसमें मिलाऊंगा क्या बनने वाला होगा, जैसे मैं कोई कुछ मिला दूंगा, या इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड फेज। ठीक, और यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, सपोज करें आप कि यहाँ हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट को इस SP में, PS को SP में आने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, ये किसमें पहुंच जाएगा, बताइए आप, ये किसमें पहुंच जाएगा, सॉलिड फेज में। ठीक, अब ये तो पॉइंट हो गया कि हम किसी प्योर सॉल्वेंट को SP मतलब सॉलिड फेज में कैसे लाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। अब जैसे इसमें हम कोई सॉलिड कंपाउंड मिलाते हैं, सपोज करें NaCl, तो क्या होता है, एक विलेन बनता है, वाष्प दाब तो घट ही जाएगा, वो पॉइंट हम आप देख चुके हैं। वाष्प दाब घटेगा, इसे फ्रीज करने के लिए मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब आप सोचें, ये वाला पॉइंट यहाँ हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ हुआ, अगर हम दोनों पॉइंटों के बीच ग्राफ अलॉट करें, मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार आने वाला है, और ये वाला डिनोट करता है डेल्टा T0F को, और ये डिनोट करेगा TF को, और इन दोनों के बीच के गैप जो होंगे वो डेल्टा क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू T0F माइनस क्या हो जाएगा, TF। अब बताएं आप, PS का ज्यादा है कि इनका ज्यादा है, सॉल्यूशन का, आप सोच के बताएं किसका टेम्परेचर ज्यादा है। इधर जितना मैं बढ़ूंगा उधर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम और इनका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसी पॉइंट को हम ग्राफ के द्वारा यहाँ समझाएंगे। अब देखिए, इसमें हम लिखेंगे क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई
अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में NaCl को मिलाया जाता है, NaCl को मिलाया जाता है, तो होता क्या है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह आपका जो होता है क्या, शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक, तो लिखिए आप, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में NaCl को मिलाया जाता है, NaCl को मिलाया जाता है, तो विलयन की तुलना में विलायक का वाष्प दाब बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा TF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये पॉइंट ऐसे लिखें, साफ मतलब समझ लो। प्योर सॉल्वेंट में कोई विद्युत अनवघट्य अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, वेपर बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे फ्रीज करना है, कौन फ्रीज जल्दी होगा, कौन फ्रीज बाद में होगा। फ्रीज जल्दी वही होगा जिनमें वाष्प फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक, या जिनका वाष्प दाब कम होगा। ये पॉइंट ऐसे बना लें। इसके बाद हमें आपको पढ़ना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। इसी के अंतर्गत मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये पॉइंट समझें क्या होता है। जैसे हमारे आपके पास 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक है, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल डालने पर हिमांक का जो अवनमन होता है या हिमांक का जो अवनमन प्राप्त होता है उसे हम वाष्प दाब का या उसे हम मोलर उन्नयन, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सॉरी गलत बोल दिया, उन्नयन अवनमन होगा। ठीक, फिर समझें। जैसे हमारे आपके पास यहाँ देखिए फिगर के द्वारा, ये सपोज करें कोई क्या है, कंटेनर है। ठीक, अब इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1000 ग्राम और 1 kg। और ये क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। ठीक, सपोज करें कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से विद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ को इसमें क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। जैसे ही इसमें मिलाते हैं, ठीक, हिमांक में जो अवनमन होता है वही बोला जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इन्हें हम KF द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो लिखें आप। उसके बाद इन्हीं के द्वारा हम विलेय का ढाल गणना करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हमें आपको आगे लिखना है। तो आइए नोट करते हैं डेफिनेशन। लिखिए, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का, किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन, 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का
मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसे केएफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल या केल्विन प्रति मोलल होता है। ठीक, लाइन चेंज। मोलर अवनमन स्थिरांक की सहायता से विलेय के अनुभार की गणना मोलल अवनमन स्थिरांक की सहायता से विलेय के अनुभार की गणना निम्न सूत्र के द्वारा या निम्न सूत्र के आधार पर करते हैं। आधार पर करते हैं। आइए फार्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। m बराबर 1000 गुणे kf गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा tf गुणे कैपिटल W। ध्यान दें, ये पॉइंट हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का विलायक का। ठीक, ये डेल्टा tf क्या बताएगा, t नॉट f माइनस क्या tf हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये क्या हो जाए मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब ग्राम अणु के लिए हो जाए तो m बराबर वहां फार्मूला आ जाता है 100 गुणे, जहां kf है वहीं k लिखेंगे, स्मॉल w बटे डेल्टा tf गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल W। इस पर तो बहुत कम न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसको आप नोट करें। इसके बाद आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इस पॉइंट को समझें। इसके बाद आप एग्जाम्पल नोट करेंगे। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल नोट करिए। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, जहां kf बराबर 5 मोलल डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे लिख लें केवल 5 मोलर। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, मतलब वही होगा फिर आकर। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ठीक, सॉल्यूशन बाकी पूरा भाग आप कर लेंगे, हम यहाँ फार्मूले मान रख दे रहे हैं, हल कर लेंगे आप। तो सॉल्यूशन में देखो क्या क्या दिया है। करा 10.6 ग्राम बेंजीन में कितना 0.48 ग्राम कार्बन यौगिक को आप बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉल w जो है वो आपका 0.48 ग्राम है। कैपिटल W कितना है, ये आपका है 10.6 ग्राम। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हमें आपको डेल्टा TF भी पता करना है, जो 0.18 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। ठीक, और यहाँ से KF का मान पता ही है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति क्या मोलर। ठीक, अब यहाँ से हमें आपको क्या मिलने वाला है, m तो निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि हम आप जानते हैं क्या होता है, m बराबर 1000 गुणे kf गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा tf गुणे क्या कैपिटल W। मान रखिए m बराबर 1000, ठीक, गुणे kf का मान कितना है 5, स्मॉल w कितना है 0.48 डिवाइड बाई
ये कितना है आपका 0.18 इंटू कैपिटल W कितना है 10.6। इसे हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक का हड़प है। ठीक, ये सब पॉइंट आप याद रखें। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो अंतिम टर्म चलेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद लेक्चर नंबर 2.6 के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।